मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम नौकरशाही पर चर्चा करेंगे। नौकरशाही का शुद्ध रूप लोक सेवा कहलाता है। तो मूलतः लोक सेवा और नौकरशाही में अंतर नहीं है। अंतर इनके बीच इस माने में है कि लोक सेवा के प्रति या लोक सेवा का नाम सुन करके हमारे मन में एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, जबकि नौकरशाही का नाम सुनने से हमारे मन में एक नकारात्मकता उत्पन्न होती है। दोनों में यही अंतर है, शुद्ध रूप विशुद्ध अशुद्ध रूप। तो शुद्ध रूप लोक सेवा है, विकृत रूप अशुद्ध रूप नौकरशाही है। जैसे प्रजातंत्र शुद्ध रूप है, भ्रष्ट तंत्र विकृत रूप है। राजतंत्र शुद्ध रूप है, निरंकुश तंत्र विकृत रूप है। इसी प्रकार से जब किसी चीज में बुराई आ जाती है हम उसको नौकरशाही कहते हैं, और जिसमें अच्छाई होती है उसको लोक सेवा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, जब हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक है कीमत, दूसरा है मूल्य। मूल्य और कीमत में जो अंतर होता है वही अंतर लोक सेवा और नौकरशाही में होती है। समझ लीजिए कि लोक सेवा का मतलब मूल्य होता है और नौकरशाही का मतलब कीमत होता है। तो लोक सेवा उसका शुद्ध रूप है, मतलब प्रशासनिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए या शासन द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जिन सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है, और जो अधिकारी और कर्मचारी शासन की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं उन्हें हम लोक सेवक कहते हैं, और इस व्यवस्था को लोक सेवा के नाम से जाना जाता है। भारत में यह लोक सेवा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल से शुरू हो चुकी थी। इसकी परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। बहुत लंबे समय के बाद भारत में भी इसकी परीक्षा होने लगी, और यह परीक्षा बहुत अधिक कठिन हुआ करती थी। भारत के पहले आईसीएस भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको भारत का प्रथम भारतीय आईसीएस कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत में अंग्रेजों के शासन काल में ही एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, और यह लोक सेवा आयोग आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के लिए पदाधिकारियों की भर्ती करने का काम किया करता था। 1947 में आजादी के बाद संविधान बना, और इस संविधान में 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया। एक संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र सरकार के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को भर्ती करता है। दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाता है। एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, अथवा यदि एक से अधिक राज्य मिलकर के केंद्र सरकार से अनुरोध करें तो एक से अधिक राज्यों के लिए, मतलब 2 या 3 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो भारत में 3 प्रकार के, वैसे वर्तमान समय में संयुक्त लोक सेवा आयोग नहीं है, 2 ही प्रकार के लोक सेवा आयोग है। एक संघ सरकार का लोक सेवा आयोग और दूसरा राज्य सरकारों के लोक सेवा आयोग। इन दोनों ही चीजों का प्रावधान संविधान में किया गया है। अब देखें नौकरशाही की ओर। नौकरशाही क्या है? इसके लिए 2 शब्द हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो फ्रेंच भाषा का शब्द है और क्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है। ब्यूरो का मतलब डेस्क, एक ऐसा डेस्क जिसमें कुछ ड्रॉर होते हों, जिसमें कुछ कागज पत्र वगैरह रखे जाते हों। और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। तो जो लोग मेज पर बैठकर, कुर्सी में बैठकर मेज के सामने रख करके जो लोग काम करते हैं उन्हें नौकरशाह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोग कार्यालय में बैठकर काम करते हैं, सभी प्रकार के कार्य करते कार्यालय में बैठ करके, उन्हें ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट या नौकरशाह
कहा जाता है। इसकी परिभाषा देते हुए विद कहता है कि नौकरशाह या नौकरशाही एक विकृत और परिहास के रूप में इसकी गणना की जाती है। विकृत रूप है ये, और परिहास मतलब व्यंग के रूप में, हास्य व्यंग के रूप में इसका नाम लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, काम में घपला होता है। सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ नौकरशाही है। काम में घपला होता है, मनमानी होती है, अपव्यय होता है, खर्च की कोई परवाह नहीं करते, जैसा जितना चाहे खर्चा करते हैं। यदि बजट का प्रावधान है तो जितना चाहे जैसा भी करें खर्चा करते हैं, और हस्तक्षेप करते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप। नौकरशाही में ये बुराई होती है। इसी प्रकार से एफ.एम. मार्क्स कहता है नौकरशाही के बारे में। एफ.एम. मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स साम्यवादी मार्क्स नहीं है, ये एफ.एम. मार्क्स है, जो अमेरिका का बहुत बड़ा लोक प्रशासन का वैज्ञानिक माना जाता है। उस एफ.एम. मार्क्स कहता है कि यदि नौकरशाहों के बारे में, नौकरशाही के बारे में किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, तो उसके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। एक दूसरी चीज, यदि वह नौकरशाही का अर्थ नहीं भी जानता है तो उसके मन में एक भावना जरूर उत्पन्न होती है कि नौकरशाही हो न हो किसी न किसी प्रकार की बुराई से संबंधित है। मतलब नौकरशाही में बुराइयां होती हैं, उसमें अच्छाइयां बहुत कम होती हैं, लेकिन बुराइयां इतनी अधिक हो जाती हैं कि उनकी अच्छाई भी दब जाती है। रावण में सभी प्रकार की अच्छाइयां थी, एक बुराई थी, लेकिन वह एक बुराई इतनी अधिक बुराई, इतनी बड़ी बुराई थी कि उसके सभी प्रकार की विद्वत्ता, पांडित्य, उसकी पूरी चीजें खत्म हो गई। इसी प्रकार से आगे वेबर कहता है कि नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें योग्यता होती है, निष्पक्षता होती है। कितनी शानदार बात कही, योग्यता होती है, निष्पक्षता होती है, लेकिन जिसमें मानवता का अभाव होता है। प्रशासन का मूल उद्देश्य है जनता की सेवा करना, और उस जनता की सेवा में यदि मानवता के भाव को हटा दिया जाए, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो नौकरशाही में मानवता का अभाव होता है, ये वेबर कहता है। और वेबर नौकरशाही का अध्ययन करने वाला पहला अमेरिकन लोक प्रशासन का वैज्ञानिक था। इसकी विशेषताएं देखें, नौकरशाही की विशेषताएं। सबसे पहले स्पष्ट संविभाजन, मतलब हमने देखा कि लोक सेवा और नौकरशाही में केवल प्रवृत्ति का अंतर है, चीज वही है कि लोक सेवा का मतलब हम एक अच्छी चीज समझते हैं, नौकरशाही का मतलब एक बुराई समझते हैं। तो जो लोग, भारत का सबसे बड़ा नौकरशाह मुखिया कैबिनेट सचिव कहलाता है, राज्य का सबसे बड़ा नौकरशाह मुख्य सचिव कहलाता है। वहां से लेकर के एक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी, छोटे से छोटे कर्मचारी, आप चपरासी कह सकते हैं, वहां तक ये सब के सब नौकरशाह कहलाते हैं, या इनको लोक सेवक कहा जाता है। सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं, सैनिक सेवा को छोड़ करके, न्यायिक सेवा को छोड़ करके जितने भी लोग होते हैं, इन सबको नौकरशाह या लोक सेवक के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि स्पष्ट संविभाजन। हर अधिकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, इनका स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। मतलब कि सबकी ड्यूटी अपना अपना काम करने की होती है। कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी कौन सा काम करेगा, पहले से उनको अलॉटेड होता है। वे एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरा, कार्यविधि निश्चित, किस काम को किस तरह से निपटाना है, इसकी कार्यविधि सुनिश्चित होती है। पहले से उनको बता दिया जाता है कि काम को इस ढंग से करना है। तीसरा, कार्यक्षेत्र निश्चित, प्रत्येक नौकरशाह का कार्यक्षेत्र निश्चित होता है। वह अपने कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता। पद सोपान, ऊपर से लेकर के नीचे तक पद सोपान के द्वारा इनका पद स्थापित किया जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं,
पूरी शक्तियां एक व्यक्ति के पास हो जाती हैं। और जैसे जैसे नीचे की ओर हम उतरते जाते हैं वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या लगातार और बढ़ती जाती है। जैसे पुलिस प्रशासन है, जिले का सबसे मुख्य प्रशासन पुलिस अधिकारी एसपी होता है। एसपी एक व्यक्ति है, उसके नीचे कम से कम 8, 10, 15 एडिशनल एसपी, उसके नीचे 25-50 डीएसपी, उसके नीचे हजारों की संख्या में पुलिस इंस्पेक्टर, उसके नीचे और देखेंगे और ज्यादा संख्या में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे और कांस्टेबल, उसके नीचे और अधिक हवलदार, पुलिस के जवान। इस प्रकार से तो सत्ता के सूत्र की दिशा ऊपर से नीचे, उत्तरदायित्व की दिशा नीचे से ऊपर, मतलब प्रत्येक निम्न स्तर का अधिकारी अपने से उच्च स्तर के अधिकारी के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से समस्त प्रशासन में पद सोपान के द्वारा पदों का संगठन किया जाता है। फिर कागजी कार्यवाही, कागज दुरुस्त काम सुस्त, ये नौकरशाही का सबसे बड़ा लक्षण है। कागजी कार्यवाही खूब करते हैं, कागजी लिखापढ़ी खूब करेंगे, हासिल शून्य। नियमों का पालन प्रति कठोर होते हैं। नियम का पालन होना चाहिए, आपका काम हो चाहे न हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, नियमों का पालन होगा। आजीविका, ये अपनी आजीविका के रूप में इसको स्वीकार कर लेते हैं। जब एक बार एक व्यक्ति नौकरशाह के अंतर्गत आ जाता है, उसकी भर्ती हो जाती है सिविल सेवा में, तो उसको अपनी आजीविका बना लेता है। जीवन भर मतलब कि सेवानिवृत्ति की आयु तक वह उस पद पर बना रहता है। इसके अलावा कोई दूसरा काम वह नहीं कर सकता, मतलब कि निजी व्यापार वगैरह वह नहीं कर सकता। फिर उनको इस काम के लिए वेतन दिया जाता है, सभी प्रकार की विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं, उसको निश्चित वेतन दिया जाता है। और ये अपने कार्य में दक्ष होते हैं। दक्षता और कार्य कुशलता इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति 20, 22, 25 साल की आयु में एक सरकारी पद पर नियुक्त किया जाता है, वह सेवानिवृत्ति की आयु 60 या 62 वर्ष तक वह उस विभाग में अलग अलग पदों पर काम करता है। स्वाभाविक है, वह अपने काम में दक्षता हासिल कर लेता है। फिर निष्पक्षता, कानून कहता है सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, तो ये नौकरशाह निष्पक्ष आचरण करने का प्रयास करते हैं। निर्वैयक्तिकता, ये जो भी काम करे इनका नाम नहीं होता, विभाग का नाम होता है, सरकार का नाम होता है। लेकिन कोई एक आईएएस अधिकारी या राज्यसभा का कोई अधिकारी अपने नाम से कुछ नहीं कर सकता, वह पद के अनुसार काम करता है। तो इसमें निर्वैयक्तिकता होती है, इसमें व्यक्ति का नाम एक्सपोज नहीं किया जाता। फिर पद के प्रति निष्ठा, पद के प्रति निष्ठा होती है। चाहे पद पर कोई भी बैठे, वह सर्वोच्च व्यक्ति, वह उस विभाग का मुखिया होता है। तो पद के प्रति निष्ठा होती है, व्यक्ति के प्रति नहीं। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, पद पर जो बैठा है हम उसको सलाम करेंगे, वह हमारा बॉस है। फिर व्यक्ति की भूमिका, इसमें व्यक्ति की भूमिका क्या होती है देखिएगा, वह कम आयु में परीक्षा उत्तीर्ण करता है, योग्यता के आधार पर उसका सिलेक्शन होता है, मतलब भर्ती होती है, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा उसकी भर्ती की जाती है। फिर उसकी नियुक्ति होती है, उसकी पदस्थापना होती है, उसको उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको पदोन्नति दी जाती है, उसको उचित वेतन दिया जाता है, रहने के लिए आवास की सुविधा दी जाती है, अन्य विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं उसको। वो अपनी आजीविका का निर्वाह उसी प्राप्त वेतन से करता है। फिर उसका प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है, और आखिर में वह सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद उसको पेंशन दिया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद पद से संबंधित कोई दायित्व उसके पास नहीं रह जाता। बाय बाय टाटा। आप चाहे जितना भी अच्छा से अच्छा काम किए हों, 60 वर्ष की आयु हुई, 62 वर्ष की आयु हुई, आप सेवानिवृत्त होकर के घर में बैठ जाइए। तो ये व्यक्ति की इसमें भूमिका हुई। और फिर राजनीतिक तटस्थता, ये राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं। सरकार चाहे किसी की भी बने, ये अपने पद पर यथावत बने रहते हैं। उनको केवल एक ही व्यक्ति है कि हमारा बॉस जो है, हमारे विभाग का मुखिया जो है, हम उसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करेंगे। राजनीतिक
नेताओं के प्रति नहीं। और फिर व्यवस्थित अभिलेख, ये अपना पूरा रिकॉर्ड, पूरा अभिलेख बहुत ही व्यवस्थित करके रखते हैं। आज से सैकड़ों वर्षों पहले का रिकॉर्ड आप इनके पास जाकर के हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये नौकरशाही की विशेषताएं हैं। अब देखें नौकरशाही के प्रकार। एफ.एम. मार्क्स नौकरशाही के 4 प्रकारों की चर्चा करता है। सबसे पहला है अभिभावक नौकरशाही। यह व्यवस्था चीन में, प्राचीन चीन में और प्रसा में, प्रसा का आधुनिक नाम जर्मनी है, जब प्रसा के विभिन्न क्षेत्रों को मिला करके एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया गया, उसका नाम दिया गया जर्मनी। तो प्रसा में यह अभिभावक नौकरशाही प्रचलित थी। अभिभावक नौकरशाही को का अर्थ होता है कि जहां पर एक वर्ग विशेष प्रशासनिक पदों पर काम करता है, वर्ग विशेष, वह अपने आप को जनता का, राष्ट्र का सबसे बड़ा हित साधक समझता है और वह जो भी करता है वह यह सोचता है कि मैं पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए कर रहा हूं। यदि जनता उसके बातों का किसी प्रकार से विरोध करती है तो जनता का मुंह इस आधार पर बंद कर दिया जाता है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को किसकी आवश्यकता है, राष्ट्र को क्या करना है, ये हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, अपना मुंह बंद रखो। अभिभावक नौकरशाही, वर्ग विशेष की पूरी क्षमता, पूरा वर्चस्व उस प्रशासनिक पदों पर होता है। दूसरा जातीय नौकरशाही, जहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को, कुलीन लोगों को नौकरशाह में भर्ती किया जाता है, उसको कुलीन तंत्री या जातिगत नौकरशाही कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में पहले समाज के उच्च वर्ग के लोगों को नौकरशाहों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था। तीसरा है संरक्षक पद्धति। संरक्षक पद्धति को दूसरे शब्दों में लूट पद्धति कहते हैं। लूट पद्धति क्या है? यह अमेरिका में प्रचलित होने वाली व्यवस्था है। यह अमेरिका में अभी भी है। क्या है ये? इसका प्रारंभ किया था जैक्सन नाम के अमेरिकन राष्ट्रपति ने 1814 में। जब वह राष्ट्रपति बना तो विभिन्न शासन के विभिन्न पदों पर जितने भी व्यक्ति थे सबको हटा दिया और अपने दल के हजारों की संख्या में लोगों को नियुक्त कर दिया। इसके बाद दूसरा राष्ट्रपति आया, उसने क्या किया, जैक्सन के समय में जितने व्यक्ति नौकरी कर रहे थे उन सबको हटा दिया, अपने दल के लोगों को स्थापित कर दिया। इसे लूट पद्धति कहते हैं। अमेरिका में अभी भी जितने भी नियुक्तियां होती है, राजनीतिक नियुक्तियां विशेष करके, इन सभी पदों पर राष्ट्रपति अपने ढंग से अपने लोगों को नियुक्त करता है। इसको लूट पद्धति कहते हैं। फिर योग्यता के आधार पर नौकरशाही या योग्यता नौकरशाही, जिन नौकरशाहों को निश्चित योग्यता के आधार पर परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाता है, उसे योग्यता नौकरशाही कहते हैं। आजकल दुनिया के प्रायः सभी देशों में योग्यता नौकरशाही को स्वीकार कर लिया गया है। अब देखें इसकी भूमिका, नौकरशाहों की भूमिका या नौकरशाही की भूमिका। भूमिका और लक्षण क्या है? लक्षण का मतलब जो हैं और भूमिका का मतलब जो काम करते हैं, जो वो करते हैं। तो जो करते हैं और जो हैं, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। चीज वही है, थोड़ा सा इसको परिवर्तन करके देखें। इसको भूमिका के अंतर्गत सबसे पहले प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक अधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन करना होता है। इस प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत ये प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पूरे देश में शांति व्यवस्था की स्थापना करना, कानून की स्थापना करना इनका पहला दायित्व होता है। प्रारंभिक दायित्व शांति व्यवस्था है, कानून की स्थिति बनाए रखना है। कहीं पर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उनको इतना अधिकार होता है कि वे आवश्यक बल प्रयोग करके भी शांति व्यवस्था की स्थापना करते हैं। फिर देश की सुरक्षा की स्थापना करना, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, शासन का संचालन करना, नीतियां क्रियान्वित करना,
नीतियों क्रियान्वयन और फिर राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देना, इतना महत्वपूर्ण कार्य है। कलेक्टर का सबसे बड़ा दायित्व है जिले में शांति व्यवस्था की स्थापना करना, कानून की स्थिति बनाए रखना, कहीं पर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तत्काल कार्रवाई करना। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी प्रकार से विधायन संबंधी कार्य भी इसको करना पड़ता है। जितने भी विधेयक बनते हैं, विधेयक तैयार होते हैं, इन सब की ड्राफ्टिंग प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब लेखन का कार्य, बनाने का कार्य, वास्तविक लेखन का काम प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं। राजनीतिक नेता या मंत्री उनको आदेशित करता है कि आप ऐसा प्रारूप बनाइए जिसमें ये चीजें सम्मिलित हों। तो उन सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए वह लेखन कार्य करता है, प्रारूप बना करके राजनीतिक कार्यपालिका के सामने प्रस्तुत करता है। फिर वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत बजट निर्माण, कोई भी वित्त मंत्री हो उसको वित्त के क्षेत्र में अधिक नॉलेज होना संभव नहीं होता। ऐसे कई व्यक्ति भी वित्त मंत्री बन सकते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के बारे में ज्यादा ज्ञान अनुभव न हो, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बहुत ही प्रशिक्षित और बहुत ही अनुभवी होते हैं, घुटे हुए आदमी होते हैं। तो ये सब बजट निर्माण के में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्त मंत्री जो बजट भाषण देता है वो बजट भाषण प्रशासनिक अधिकारी ही तैयार करते हैं। आगे विकास और विशेषकर आर्थिक विकास, हर क्षेत्र में विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, तमाम प्रकार के विकास का कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारियों और नौकरशाहों के माध्यम से ही संपन्न होता है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, हमारे भारत में हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है। लोकसभा का निर्वाचन होता है, राज्यसभा का निर्वाचन होता है, विधानसभा और विधान परिषद का निर्वाचन होता है। सभी प्रकार के निर्वाचनों को संपन्न करने का काम ये प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं। यद्यपि केंद्र में निर्वाचन आयोग है, लेकिन निर्वाचन आयोग को लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है चुनाव संपन्न कराने के लिए। तो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं या जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये सब मिल करके उस राष्ट्रीय सेवा को संपन्न करते हैं। तो ये इसकी भूमिका है। अब आगे दोष, नौकरशाही में तो दोष ही दोष होते हैं, इनमें गुण तो बहुत कम होता है, अच्छाइयां कम होती हैं, दोष अधिक होता है। देखिए 1 2 3 4, सबसे पहले लाल फीताशाही, हर काम फाइल के माध्यम से करेंगे। तो जब लाल फीताशाही की बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो एक राज्य ने क्या किया, चलो तो सरकारों ने यह सोचा कि चलो लाल फीता के स्थान पर सफेद फीता बांधा जाए, लाल फीता को फाइल से हटा दिया जाए और उसके स्थान पर सफेद फीता का उपयोग किया जाए। तो फीता चाहे किसी भी कलर का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरशाह फाइल के माध्यम से काम करेंगे और फाइल 15 टेबल से होते हुए 16वें टेबल में जाएगी केवल औपचारिकता के लिए, लेकिन फाइल उतने टेबल से होकर गुजरेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो लाल फीताशाही का मतलब होता है अनावश्यक देरी, अनावश्यक अनौपचारिकताओं का पालन करना। फिर साध्य पर नहीं, प्रक्रिया पालन पर ज्यादा ध्यान, काम हो चाहे न हो हमें इससे कोई मतलब नहीं, प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। हर काम करने के लिए शासन की एक निश्चित प्रक्रिया है, बिना प्रक्रिया के कोई काम नहीं होता शासन का, और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करना ज्यादा आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्त हो चाहे ना हो, तो इनके लिए साध्य महत्वपूर्ण नहीं होता, साधन केवल प्रक्रिया महत्वपूर्ण होता है। फिर औपचारिकता, कानूनी औपचारिकता, नियमों की औपचारिकता, नियमों का पालन करना है मतलब करेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता। फिर आगे अनुदारवादी, काम टालने की प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति होती है काम टालो जितना हो सकता है, अपने मत्थे से बाहर कर दो, दूसरों पर टाल दो, वो करेगा, वो भी दूसरे के सिर में ये बात डाल देता है। तो ये अनुदारवादी होते हैं। जैसे कि परिभाषा में कहा गया है इनमें मानवता का भाव होता है, वेबर कहता है इनमें मानवता का अभाव होता है। तो जनता का भला हो चाहे न भला ना हो, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो नियमों का पालन करेंगे।
फिर सत्ता लोलुपता, ये पद लोलुप होते हैं, पद पाने के लिए क्या नहीं कर सकते, सब काम कर सकते हैं, तो पद लोलुपता इनमें पाई जाती है। फिर इनमें घमंड होता है, सरकारी अधिकारियों में घमंड बहुत ज्यादा होता है, विशेष करके जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस, अन्य को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं और बाकी सबको बेकार समझते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़े मतलब सबसे बड़े समझते हैं। कई बार मंत्रियों से भी इनकी इसी प्रकार से इसी कारण झड़प हो जाती है। और आगे अनुत्तरदायित्व। नौकरशाही की व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि उत्तरदायित्व ढूंढ पाना संभव नहीं होता और पूरी नौकरशाही बच जाती है, क्योंकि इसको अनेकों प्रकार के काम करने पड़ते हैं। जब अनेक काम होगा, पूरी व्यवस्था इतनी जटिल होती है, एक काम को 10 लोग मिलकर के ऐसे ऐसे करके करते हैं और वास्तविक में किसने किया नहीं पता, तो इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि उत्तरदायित्व निश्चित नहीं हो पाता। ये इसके दोष है। आगे प्रतिबद्ध नौकरशाही। नौकरशाहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्धता मतलब उसके प्रति जुड़ाव या उसके प्रति श्रद्धा रखते हुए, उसके प्रति निष्ठा रखते हुए काम करना, प्रतिबद्धता। तो प्रश्न यह है कि नौकरशाही की निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? इसमें 3 चीजें हैं। पहला है संविधान और कानून के प्रति, उनकी श्रद्धा कानून और संविधान के प्रति होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरा, शासन की नीतियों के प्रति। शासन यदि यह सोचती है, शासन यदि यह सोचता है कि हमें देश को समाजवाद के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना है, तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ऐसे काम करना चाहिए जिससे समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यदि शासन की नीति यह कहता है कि हमें लोक कल्याणकर राज्य की स्थापना करनी है, तो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को शासन के उस कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, कोई दो राय नहीं। और तीसरा है व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। नौकरशाही का काम अपने आका को खुश करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्री सोचते हैं कि हम जो करेंगे सब सही करते हैं, हम जो करते हैं सब सही करते हैं, हमारा विरोध किसी नौकरशाह के द्वारा नहीं होना चाहिए। लेकिन नौकरशाह जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम सरकार की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई मंत्री आ जाए जो स्वामी भक्त लोगों को ज्यादा स्वीकार करे, जो विरोध को बिल्कुल स्वीकार न करे, विरोध बिल्कुल पसंद न करे, तो ऐसी स्थिति में गड़बड़ी होती है। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही आवश्यक है, लेकिन इनकी प्रतिबद्धता, नौकरशाही की प्रतिबद्धता संविधान और कानून के प्रति, शासन की नीतियों के प्रति होना चाहिए। अब निष्कर्ष के रूप में 2 कथन 2 विचारकों के द्वारा प्रस्तुत है, इसको देखिएगा। सबसे पहले बेजहाट कहता है, बेजहाट ब्रिटिश विचारक है, वह कहता है कि नौकरशाह अपने व्यवसाय के ऐसे दर्जी बन जाते हैं। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, खूब मजा आएगा। बेजहाट कहता है कि नौकरशाह अपने व्यवसाय के ऐसे दर्जी बन जाते हैं जो कपड़े काटते और छांटते तो हैं, लेकिन शरीर का पता नहीं रहता। यह नौकरशाहों का सबसे बड़ा करैक्टर है। काम करेंगे लेकिन पता नहीं होता लक्ष्य क्या है, अनाप शनाप पूरा खर्च करेंगे, सब काम करेंगे, जिम्मेदारी नहीं होती। देखा ना, बेजहाट कहा शरीर का पता नहीं है और कपड़ा काट छांट कर रहे हैं। और इस माने में LK झा एक IAS अधिकारी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के विश्वस्त अधिकारी थे। उन्होंने एक लेख में क्या लिखा, बहुत शानदार बात कही उन्होंने। LK झा लिखते हैं, मेरा मूल्य उन कामों से नहीं है जो मैं प्राप्त करता हूं, अपितु नियमों के प्रति लगाव के आधार पर मेरा मूल्य आंका जाता है। तो काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं,
नियमों का पालन आप सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, इस आधार पर उनका आकलन किया जाता है। मैं दोषी ठहराया नहीं जा सकता यदि मैं कुछ नहीं करता। स्वाभाविक है, काम नहीं करेगा दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं दोषी ठहराया नहीं जा सकता यदि मैं काम नहीं करता, लेकिन मैं दंडित किया जा सकता हूं यदि मैंने कोई गलती किया तो। स्वाभाविक है, काम नहीं किया गलती नहीं होगी, छूट गया, लेकिन काम किया गलती हुई, दंडित किया जाएगा, उसको दंड मिलेगा। और जितने समय मैं नियमों का पालन करता हूं, आगे की लाइन बहुत मजेदार है, नौकरशाही का असली भेद खोल देता है। यदि मैं जितने समय में नियमों का पालन करता हूं, उतने समय में यदि युद्ध में हार हो जाए, रेलगाड़ी पलट जाए, रेलगाड़ियों में टक्कर हो जाए, इमारत गिर जाए, कहीं पर आग लग जाए, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। यह न केवल भारत में है, सही है, अपितु दुनिया के प्रजातांत्रिक देशों में यही प्रवृत्ति चल रही है। यदि आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ भी जबरदस्त घटना घट जाए, आप इससे सर्वथा मुक्त रहेंगे, आप पर कोई आरोप नहीं लग पाएगा। तो इसमें प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, यह है नौकरशाही। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।